से निकल गए और जिन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी, है ना, उनकी वजह से बहुत कुछ गड़बड़ हुआ, बहुत गलत हुआ। इसकी चर्चा आजकल बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने क्या क्या ऐसा किया जिसको चुनौती देना जरूरी था। और जो कुछ किया डॉक्टर लोहिया ने और जेपी ने या समाजवादियों ने, वो क्या वो कुछ करना गलत था? मैं मतलब इस विषय के ऊपर यहाँ पर बहस के लिए नहीं हूं आपके साथ में, लेकिन मैं जरूर ये जानना चाहूंगा आपसे कि आपको लगता है क्या कि कुछ कांग्रेस ने भी ऐसा किया कि जिसको चुनौती देना समाजवादियों को जरूरी था? अगर इसकी शुरुआत करें तो शुरुआत 1948 से करेंगे, जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से सोशलिस्ट अलग हुए और एक तरीके से ढकेल दिया गया और ये कहा जाए हकेल दिया गया दक्षिण पंथियों द्वारा कांग्रेस के अंदर से कि अगर आपको रहना है तो आप मर्ज करिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को, नहीं तो आपकी कोई स्वायत्तता नहीं रह सकती। आपको कांग्रेस के हाईकमान को, उसके विचार को, उसके कार्यक्रम को, उसकी सरकार को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं वहां से शुरू करता हूं, है ना। तो इसका जवाब इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक फैशन बन गया है और इस फैशन के अंदर बहुत सारे लोग, जो आपने कहा कि आपको कहीं गांधीवादी संस्थाओं में भी लेफ्ट के लोग मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि एक मिला जुला प्रयास है, ये कांग्रेस का और लेफ्ट का मिला जुला प्रयास है कि कैसे आप सोशलिस्टों को उन्होंने जो काम किया उसका श्रेय ना दें। आप ये ना कहें कि 42 के जो हीरोज थे वो सोशलिस्ट थे, ये ना कहें कि गौ मुक्ति आंदोलन के जो हीरोज थे वो सोशलिस्ट थे, ये ना कहें कि इस देश के अंदर तानाशाही को खत्म करने वाले सोशलिस्ट थे, ये ना कहें कि आप सोशल जस्टिस इस देश में लागू करने वाले सोशलिस्ट थे, लेकिन ये बताएं कि बहुत बड़े विलन थे क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से वो अलग हो गए और कांग्रेस को चुनौती दी। आपकी टिप्पणी? जी, बहुत सही ध्यान दिलाया आपने। मैं बिल्कुल इस चीज को मानती हूँ कि वो दौर और आज जाकर अगर कंक्लूजन पे पहुंचूं तो ये बात है कि वो दौर, मैं मानती हूँ, ये बात मेरा कहने के पीछे मेरा दर्द है कि समाजवादी लोगों को जिस तरह वहां खड़े होके उनको धकेल देना चाहिए था पीछे, वो नहीं धकेल पाए। ये नहीं है कि आपने जो विरोध किया वो गलत किया, क्योंकि हमें पता है हिस्ट्री, अगर थोड़ी बहुत मैंने जो जानी, तो आज के दौर में तो हिस्ट्री पढ़नी ही पड़ रही है, वो लोगों ने मजबूर कर दिया है। तो ये कि जितना उस दौर में जो संघर्ष था वो बिल्कुल जायज था और बिल्कुल जो ध्यान दिलाया जा रहा था, और कांग्रेस पे दक्षिणपंथी लोग हावी हो रहे थे। कांग्रेस में जो वो राजाओं का और जमींदारों का और वो जो चाहते थे कि ट्रेडिशनली जो सत्ता पकड़ के रखे थे वही लोग हावी रहे, और गांधी और सचमुच में गांधी को मानने वाले लोग आइसोलेट किए जाएं या समाजवाद को मानने वाले लोग, तो वो करने में उन्होंने कहीं ना कहीं सफलता पाई। डोमिनेटिंग जो फैक्टर रहा वो इसीलिए जो है समाजवादी लोग जो है कहीं ना कहीं अलग हुए। ये तत्व है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे तो जो आज ये जो राजा रजवाड़े पूरी तरह से जिससे आज राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उनकी अपनी जो कांग्रेस में है उनकी जो लड़ाई है वो यही लड़ाई है ना, कि आज भी उस चंगुल से कांग्रेस खुद नहीं निकल पा रही है। और शायद इसलिए ये जो बहुजनवाद की राजनीति और समाजवाद की राजनीति आज जाकर चैलेंज के रूप में राहुल गांधी को करनी पड़ रही है, एक पूरी 2-3 पीढ़ियों के बाद जाकर, और कांग्रेस को नए तरीके से लेके आना पड़ रहा है। तो ये तो होना था हिस्टोरिकली, शायद इन चीजों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हिस्ट्री अपने तरीके से चलता है, जो समय का की जो डिमांड होती है उस वक्त पे जो लोग, अब मैं जेपी को कभी गलत नहीं कह सकती, क्योंकि जेपी ने जो समय की उस वक्त डिमांड थी वो जो सही था वो किया। जेपी जैसा व्यक्तित्व गलत कैसे हो सकता है देश के लिए? तो हम लोगों की तो उनके प्रति श्रद्धा भी है अगर आप कहें तो उसी तरह से जिन लोगों ने भी चैलेंज लिया उनकी अपनी भूमिकाएं रही हैं। तो इसको ब्लैक एंड व्हाइट में पेस्ट नहीं किया, कहा नहीं जा सकता है कि ये गलत थे, और ये दुखद है कि ये हुआ, और उसने कहीं ना कहीं इन लोगों को मौका दिया। और ऐसे तत्व है, लेफ्ट के साथ भी ये प्रॉब्लम तो है कि जी वो जी। लोग हमेशा जितना अटैक वो राइट विंग पे करते हैं, उससे उतना ही ज्यादा नुकसान उन्होंने गांधीयन धारा का और समाजवादी धारा का भी किया है।
वो तो सीधे सीधे अमेरिका का एजेंट बता जी देते हैं जयप्रकाश नारायण को। तो ये गलतियां जी लेफ्ट ने भी की है, तो गलती तो जी सबसे हुई मैं है यही नतीजे कहना की। चाहूंगा, जी मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज अगर राहुल गांधी पूरा लेफ्ट के साथ में खड़े हैं, तो लेफ्ट की भूमिका चाहे 42 के मूवमेंट में हो, चाहे इमरजेंसी के अंदर हो, उसकी चर्चा होगी या नहीं होगी, या उसको ब्लैंकेट बिल्कुल के होनी नीचे डाल चाहिए, दिया मैं जाएगा, बिल्कुल मानती हूँ है ना? होनी चाहिए। तो मेरा मेरा कहना ये है, हम नहीं करते हैं उस चर्चा को, हम नहीं करना करते हैं, नहीं हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम लेफ्ट के साथ में काम करते हैं। लेकिन हिस्ट्री हम जो है, मैं तो जो हमेशा हिस्ट्री उठाती हूँ है इसको वो बात। तो बनी रहती है ना, उसको तो बिल्कुल आपको पढ़ना पड़ेगा। उसको रिराइट करने से कुछ नहीं होगा। 42 के अंदर किसका क्या रोल था, इमरजेंसी में किसका क्या रोल था, वो तो जब तक ये देश रहेगा तब तक जो है वो बना रहेगा। मैं दूसरी बात कहूं कि आपने राहुल गांधी जी का नाम लिया, है ना, तो मैं दो बातें कहना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ। एक ये कि इस समय वो संविधान की किताब लेकर के चलते हैं। मेरा सवाल ये है, कांग्रेस ने इस देश में संविधान और संवैधानिक वैल्यूज को स्थापित करने के लिए जितने समय तक राज किया, उसके लिए क्या प्रयास किए? मतलब कभी संविधान की किताब भी हाथ में रही क्या? कभी ये फोकस रहा क्या? एक। नंबर दो ये कि सोशल जस्टिस का जो सवाल था, सोशल जस्टिस के सवाल की, सोशल जस्टिस की फोर्सेस के सामने तो सबसे पहले कांग्रेस खड़ी थी। मेरा कहना यह है कि आज अगर आप ये कह रहे हो, हम मानते हैं, 100% मानते हैं, हम ये मानते हैं कि संविधान और सामाजिक न्याय ये दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल हैं इस देश के अंदर आज की तारीख में। लेकिन आप दोनों जगह पर, आपकी गलती थी, आपने अपनी पोजीशन को आपने शिफ्ट किया है, अच्छा किया है, हम उसको वेलकम करते हैं। लेकिन आप इसके बावजूद भी आप दूसरे को दोष देने का काम करोगे, ये मेरा कहना है। मतलब कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन तो होना चाहिए ना, आपको ये कहना तो चाहिए ना, कम से कम। मैं ये नहीं कहता कि दूसरों से कहें आप, मैं ये नहीं कहता पब्लिकली कहें, लेकिन कभी जब अपनी मीटिंग्स के अंदर, आप मीटिंग्स में गई होंगी, कभी आपने ये कहते हुए सुना क्या? किसी कांग्रेसी को आपने सुना क्या, या आपने राहुल गांधी को आपने ये कहते हुए सुना क्या कि भाई हमारी ये पोजीशन थी, जो हमें करना चाहिए था संविधान को लेके हमने नहीं किया, सोशल जस्टिस को लेके जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया, ये हमारे को उसकी शायद उस समय जरूरत नहीं लगी, आज जरूरत लग रही है, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग साथ खड़े हुए हैं, पूरा देश साथ खड़ा हुआ है। मतलब जो सेकुलर लोग हैं, या जो भी इस देश के अंदर इंडिया गठबंधन वाले लोग हैं, या जो कहा जाए जो लोग संघ और बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, वो सब संविधान और सोशल जस्टिस के मामले में साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आप पीछे के मामले में आप जेपी और लोहिया को विलन बनाने की कोशिश करें, और अभी आप जो है खुद संविधान की किताब लेकर के और आप सोशल जस्टिस की बात करके आप प्रोग्रेसिव बन जाए, कैसे चलेगा? आपकी टिप्पणी। देखिए सुनीलम जी, मैं मानती हूँ कि ये जर्नी शुरू हुई है और वो वहां तक पहुंचेंगे जहां आप हैं अभी। तो इसलिए ये बात तो मानती हूँ कि करेक्शन जो है वो ऐतिहासिक है और लंबे दौर का है। और ये भी मानती हूँ कि कांग्रेस ने बहुत ऐतिहासिक भूलें की हैं। 50 साल के राज में उन्होंने नेहरू की तरह से राज नहीं किया है, नहीं तो ये सारा पतन होता ही नहीं। समाज को बहुत कुछ किया उन्होंने, देश को बनाने में बहुत कुछ किया, उसको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम। बहुत कुछ बनाने में भी लगे रहे, या शायद उसको कहे कि डेवलपमेंटल वर्क्स में ज्यादा ध्यान रहा। लेकिन वैचारिक पृष्ठभूमि जो खड़ी की जानी चाहिए थी, जो संविधान जिसको आज कांग्रेस ट्रेनिंग दे रही है कार्यकर्ताओं को, तो ये बताती है कि लोग पूछते हैं कांग्रेस की विचारधारा क्या है, तो आपको जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस की विचारधारा संविधान है, देश का संविधान कांग्रेस की विचारधारा है। ये बात बहुत देर से सिखा रहे हैं आप, बहुत ज्यादा पहले सिखाई जानी चाहिए थी। आजादी के बाद गांधी जी जब बैठ के कांग्रेस का संविधान जो है उसको और जोड़ रहे थे उसमें, तो क्या बोला उन्होंने कि जिनको सरकार चलानी है वो सरकार चलाए, लेकिन बाकी लोग लोक सेवक बने और गांवों में जाकर गांव की जो कुरीतियां हैं, जो सांप्रदायिकता का सवाल है, जो जातिवाद का सवाल है, ये दो पे फोकस रहे। बापू लास्ट का उनका फेज पूरा देखिए आप, जिंदगी उनकी गई, शहादत हुई तो वो जातिवाद से लड़ते हुए और सांप्रदायिकता से लड़ते हुए। तो कांग्रेस ने क्या उस चीज को सवाल माना? क्या उसके साथ निपटे? क्यों इस देश में आज भी हमें तो यही नहीं समझ आता कि 10 साल हम सरकार चला रहे थे और ये सारे लोग अपना एक पूरा तंत्र इन्होंने देश के अंदर स्थापित कर लिया, तो क्या ये हमारा फेल्योर नहीं है? हम अगर सरकार में थे तो जवाबदेही हमारी थी, हमको गांधी के
साथ रहते हुए हमें ये नहीं मालूम था, या नेहरू के साथ रहते हुए सांप्रदायिकता के सवाल पे हम इतने ढीले ढाले कैसे हो सकते थे? क्यों नहीं इनके ऊपर कंट्रोल किया गया? पूरा स्कूल की चेन यहाँ से वहां तक बना के ये अपनी अब खाद पानी देकर और अपने एक पौधा लगा लगा करके इन्होंने नर्सरी बना के आज जंगल खड़ा कर लिया, तो वो किसके राज में हुआ है? तो मैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठाती हूँ कि बाकी समाजवादियों को छोड़िए, अम्बेडकराइट को छोड़िए, मार्क्सिस्टों को छोड़िए, भाई साहब आप सांप्रदायिकता के दानों से लड़ने में, जातिवाद के दानों से लड़ने में पूरी तरह 50 साल में आपको बहुत मौके थे, आप फेल हुए। और कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा तो वही था ना, वो बंधुत्व, वो समानता, वो सामाजिक न्याय, वो बराबरी, यही हमारे संविधान के मूल्य थे। और उन मूल्यों को इन इन राक्षसों से लड़े बिना कैसे जी आप स्थापित कर सकते थे? तो इस जी, हम आगे ऐतिहासिक आगे भूमिका बढ़ते में हैं। कहीं ना कहीं जी फेल तो हुए हैं हम लोग। जी जी, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम कांग्रेस को डिस्कस करने के लिए नहीं, हम जागृति जी नहीं को थके डिस्कस हैं। करने के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं। तो जब मैं ट्रंप का भाषण मैंने सुना, ट्रंप ने जब ये कहा कि मैं गाजा को जो है इरेज कर दूंगा और वहां पर सी फ्रंट बनाऊंगा, मेरे दिमाग में एकदम तुरंत सर्व सेवा संघ आ गया। और मुझे तुरंत ऐसा लगा कि ये मोदी ने जो है जरूर किसी ना किसी से ये कहा होगा कि मेरी ये मंशा है कि मैं सर्व सेवा संघ को इरेज कर दूंगा और वहां पर मैं जो है गंगा का एक सी फ्रंट जो है गंगा फ्रंट बनाने का काम मैं करूंगा। मेरे बिल्कुल दिमाग के अंदर ये वाली बात आई। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि ट्रंप जो हाँ है वो बड़ा भाई है या मोदी बड़ा भाई है? मतलब क्योंकि दोनों का विचार जो है, आप वहां की आबादी के बारे में विचार नहीं कर रहे, आप वहां के लोगों के विचार, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, आपको केवल लैंड नजर आ रहा है और वो लैंड जो ये है उस पे जुड़वा आप भाई कब्जा है। करना चाहते हो। जी, आप क्या इस पे टिप्पणी क्या जी करेंगे आप? जी जी, मैं उनको जुड़वा भाई बोल सकती हूँ। मैं ये भाई भाई जो है 140 करोड़ के घमंड में है, और वो भाई जो है दुनिया की प्रॉपर्टी और पैसा उनके हाथ में है, सत्ता उनके हाथ में है। तो ये दोनों एक दूसरे से ही कॉम्पीट कर सकते हैं, बराबरी में है। तो और सही बात है कि ये जो रिवर फ्रंट का मामला है, ये पूरे के पूरे देश में जहां कहीं भी रिवर फ्रंट बना रहे हैं, वो ऐसे ही बना रहे हैं, या जहां भी मंदिरों पे अटैक करके मंदिरों को अपने कब्जे में ले रहे हैं, धर्म की इकोनॉमी बना रहे हैं, जिस तरह से धर्म को खतरे में डाल रहे हैं। अब ये सारा कुछ गांधी गांधी की जगहों पे इनका अटैक सबसे पहले वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम से चालू है। और गांधी के संस्थानों पे जिस तरह से अटैक है, वो चाहे साबरमती हो, चाहे सेवाग्राम हो, चाहे बिरला हाउस हो, चाहे राजघाट हो, चाहे हमारा राजघाट सर्व सेवा संघ कैंपस हो, या खादीग्राम जमुई में है, बिहार में, हर संस्था पे, हर जगह पे उनकी नजर है। उनके लोगों ने घुसपैठ की, अपने तरफ से लालच दे के लोगों को अपने साथ मिलाया, और बहुत सारा षड्यंत्र रच करके उन्होंने इस सारे वैचारिक केंद्रों को समाप्त करने के लिए काम किया। क्योंकि इनको वैचारिकता से ही डर लगता है, खतरा लगता है, और जिस रास्ते पे देश को ले जाना चाहते हैं, उसमें उनको ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगे चाहिए, या कारपोरेट का पूरा कब्जा चाहिए, वो वैचारिक बौद्धिक जमात खड़ी करने वाली जगहें नहीं चाहिए। इसलिए वो स्पेसेस वो खत्म कर रहे हैं। और सर्व सेवा संघ उनके लिए एक प्रतिष्ठा इस मामले में मालूम है उनको कि उस संगठन की, उस संस्था की क्या प्रतिष्ठा रही है, उसमें कितने बड़े बड़े वैचारिक लोग जी रहे, उन सबकी लिस्ट रटी हुई जी है, मोदी जी को रटी हुई है। मैंने उनको सामने से बैठ के सुना है, वो 20 मिनट तक सर्वोदय के नेताओं का, एक एक नेता का नाम ले रहे थे, बोल रहे थे गांधीयन जी फिलॉसफी पे बात करते हैं, लेकिन उन जगहों से उनको चिढ़ होती है, वहां पे उनको अपना कब्जा चाहिए, इसीलिए किया है जी। उन्होंने। मैं जागृति जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, सर्व सेवा संघ को जिस तरीके से ध्वस्त किया गया बुलडोजरों से, उस लड़ाई के अंदर आपके साथ में गांधीवादी, सर्वोदयी, समाजवादी, जो भी कांग्रेस के जो लोग थे वो सब रहे, लेकिन मूल तौर पर ये लड़ाई गांधीवादियों की या सर्वोदयों की मानी जाती है। और आपने जो भी बताया कि सभी तरह के जितने भी जो केंद्र थे उन सभी के ऊपर कब्जा करना, उन्हें ध्वस्त करना, मतलब वैचारिक तौर पे ध्वस्त करने के अंदर लगभग भाजपा या नरेंद्र मोदी सफल रहे हैं। मेरा कहना यह है कि क्या ये मान लिया जाए कि ये लड़ाई जो है वो कम से कम जो धरोहर थी, गांधी जी की जो धरोहर थी, उसे बचाने की लड़ाई यहीं तक हो सकती थी,
या ये लड़ाई जो नहीं है नहीं कहीं आपको आगे जाती हुई दिखलाई पड़ रही है? नहीं, ये आगे तो निश्चित तौर पर जाएगी, क्योंकि उसके बाद से मैंने देखा कि जो जमात आपस में एक भी कहीं न कहीं विवादों में उलझी हुई थी बेवजह की, और पावर सेंटर्स वहाँ भी बन गए थे जिनमें आपस में भी बहुत लड़ाइयाँ थी। वो सारी लड़ाइयाँ छोटी पड़ गई, और तब ये चैलेंज ने काफ़ी कुछ लोगों को एक किया है और जगाया है। और देश भर के जिस तरह से हम लोग 100 दिन बैठे, तो वहाँ पे देश भर के गांधी के कार्यकर्ता और जो भी संगठनों के लोग रहे वो शामिल हुए। देश भर के और तमाम सामाजिक लोग, कार्यकर्ता लोग शामिल हुए, आंदोलनकारी समूह शामिल हुए। तो ये कोई इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है गांधी संस्थाओं को बचाने की। देश की जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, जहाँ लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, जहाँ देश में हर नागरिक की अस्मिता खतरे में है, उस जगह पे उस लड़ाई से ये लड़ाई जुड़ती है। बापू कभी भी 13 एकड़ जमीन बचाने की लड़ाई की ट्रेनिंग तो हम लोगों को दिए नहीं ना विचार था उनका। वो शायद होते तो अपनी संस्थाओं को खुद ही कहते कि नहीं, अब जरूरत नहीं है इनकी, दे दो इन लोगों को। धीरेन्द्र दा और विनोबा तो यही कहते थे कि एक समय के बाद इनकी उम्र संस्थाओं की खत्म हो जाती है, कार्यकर्ता खड़ा करने के लिए ये जगहें हैं, उसके बाद इनको एकदम दे दीजिए, गांव के लोगों को ही पूरी जमीन सौंप देनी चाहिए। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि वो बिल्डिंगे और वो जगहें उनसे हमारी, क्योंकि पर्सनली हम उससे जुड़े थे तो हमारा इमोशन जुड़ा है, लेकिन विचार का केंद्र तो वो आदमी का दिमाग होता है। और गांधीवादी कार्यकर्ता खड़ा करने की मुहिम जो है, जो सेकंड लाइन थी उस दौर की, मतलब आजादी की लड़ाई के बाद तीसरी जो पीढ़ी थी, वो तो जेपी की को मानने वाली, विनोबा को मानने वाली थी। और जेपी की जो सेना है आज कम से कम वो फिर जगी है दोबारा से। मैं देख रही हूँ कि संघर्ष वाहिनी के लोग जो मतलब मुझसे पहले की पीढ़ी के हैं, ज्यादातर 60 65 70 साल की उम्र में है, बहुत बड़ी जमात है देश भर में, वो फिर से एक हो रही है। वो चाहे भारत जोड़ो के नाम से हो काम कर रहे हो, चाहे लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के नाम से कर रहे हो, जन और तमाम अलग अलग नामों से वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सब एक्टिव हो रहे हैं। इस उम्र में भी उन लोगों के अंदर जो जज्बा है, जो एक देश की परिस्थितियों से जूझने का वो है, जो लगन है, वो फिर उसकी कोई काट नहीं है। वो आप कितना भी कोशिश कर लें, उसकी बराबरी और उस नैतिक मूल्यों के साथ लड़ने वाली जमात दूसरी नहीं मिलेगी। तो नो डाउट वो जमात बिखर गई थी, लेकिन अभी फिर वो उन लोगों जी ने जो ये धर्मीकरण किया, उसने एक किया है लोगों को। और मैं मानती हूँ कि इस चैलेंज के सामने कोई भी जो गांधी, विनोबा और जेपी और लोहिया को मानने वाले लोग हैं, वो खाली नहीं बैठ सकते। वो लड़ेंगे इस लड़ाई को और चैलेंज को लेंगे, और लिया है उन्होंने, वही लेंगे चैलेंज को। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आएंगे साथ में, सब है। तो हम इस देश की जनता को प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की 200 साल से आदत पड़ी हुई जी है, जी। 200 साल लड़ाई में और 70 जागृति जी, साल से आजादी समय में, क्योंकि तो लड़ेगी वो। बहुत कम बचा है, केवल 5 ही मिनट बचे हैं, तो मैं बहुत संक्षेप में चाहूंगा। एक ये कि आपकी जो आप अपनी पहचान है, वो आप की पहचान सर्वोदय कार्यकर्ता की, या गांधीवादी कार्यकर्ता की, या सामाजिक कार्यकर्ता की, या आप क्या कहा जाए, आप एग्रेसिव एक्टिविस्ट की, है ना? आप अपनी पहचान किस तौर पर आप देखती है? हाँ, मैं एक सोशल पॉलिटिकल कार्यकर्ता मानती हूँ अपने आप को, केवल सोशल नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता। और आप अगर पॉलिटिकल भी हैं, समझदारी के साथ हैं, तभी इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास जाहिर कर सकते हैं, मुझे लगता है। तो मैं सोशियो पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूँ, और आइडियोलॉजिकली मैं गांधीयन समाजवाद और गांधी को मानने वाली हूँ। ये मेरी पहचान है कुल मिला के। और एक ग्रास रूट कार्यकर्ता हूँ, जमीनी कार्यकर्ता हूँ, बहुत ज्यादा गांधीयन समाजवाद तो भाजपा का था। मुझे भाजपा का लगता नहीं है था, कि वो तो ये तो छद्म या तो, आवरण था। भाजपा जब चाहती है हाँ था, नींव की लेकिन लहरें सियार की तरह जी रंग बदलती है। भाजपा का कोई अपना जी आइडियोलॉजी नहीं है। जी। मैं दूसरी बात ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुल नई पीढ़ी को गांधीवादी या सर्वोदयी कैसे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और क्या वो प्रयास अपने आप में जितनी जरूरत है उतना हो पा रहा है, या उसके लिए क्या कुछ करने की जरूरत है?
जी, मैं मानती हूँ वो अभी उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो युवाओं में काम कर रहे हैं, उसमें नेशनल मूवमेंट फ्रंट है, सौरभ जी का नाम लूँगी, प्रशांत जी हैं, काफ़ी समय से राष्ट्रीय युवा संगठन काम कर रहा है और तमाम लोग इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन जिस लेवल पे होना चाहिए, अभी भी उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह है कहीं न कहीं संसाधन के मामले में बहुत कमज़ोर हैं हम लोग, उस पे ध्यान भी नहीं देते हैं। और यूथ को जोड़ करके काम करने का जो एक संगठनात्मक रूप और एक उसको अभियान के तौर पे जो लिया जाना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि देखिए आपको बहुत सारे ट्रेनर्स हैं आपके पास, लेकिन उन शिविर लगाने के लिए तमाम वो करने के लिए जो माहौल चाहिए, जो जिस तरह का संसाधनों का सपोर्ट चाहिए, जो एक प्रोग्राम और व्यवस्थित काम करने के लिए चाहिए, उसमें अभी बहुत कमी है। एक ज़माने में सुब्बाराव जी थे और इस तरह के तमाम बंग साहब, डड्डा जी, ये लोग बड़े-बड़े नाम आचार्य जी थे जिनके पास लो संसाधन अपने आप आते थे, उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी थी। तो इन संस्थाओं में बहुत पुरसा-हाल था और बहुत सारे युवा जुड़ते थे। क्योंकि युवा के सामने एक चैलेंज रहता है, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जो सामान्य मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय परिवार हैं, उनमें युवाओं के सामने ये चैलेंज होता है कि वो भविष्य में क्या करेंगे? उनके लिए नौकरी का दबाव होता है, कमाने का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, बेरोज़गारी एक जी जी समस्या जी। है। तो इससे संकट से जब तक हम नहीं उनको उबारने की व आश्वासन दे पाएँगे, तब तक वो जुड़ते नहीं हैं। तो इसलिए इस जी, चैलेंज जी। को हम लोगों को लेने जागृति की जी, मेरा ज़रूरत है एक और और बहुत सवाल। जी, जी। असल में हम लोग जो है ये रोज़गार केंद्र तो नहीं बन सकते हैं। मैं आपसे आखिरी मेरा सवाल ये है कि आपकी जैसे कहते हैं ना इच्छा, आपकी कल्पना, आपने एक तो कहा कि सर्व सेवा संघ जैसा एक कैंपस आप फिर से ज़िंदगी में बनाना चाहेंगी। उसी तरीके से कुछ और आपके दिमाग में ऐसा कुछ हो, आपका सपना, आपकी महत्वाकांक्षा, है ना? मेरे सपनों का भारत, आपका क्या आप कुछ भी जो आप उसके बारे में आप अपना कहना चाहें, एक लाउड थिंकिंग के तौर पे? जी, मैं बच्चों को लेकर के बहुत पैशनेट हूँ क्योंकि मेरा चाइल्ड राइट्स पे ही काम रहा। मेरा एक्टिविज़्म ज़्यादातर ये संस्था बना के मैंने विज़न करके एक छोटी-सी संस्था बना के बनारस के बच्चों में स्लम्स में काम किया और नैफ़्रे और वीओपी और ऐसे तमाम संगठन बना कर के ग्रामीण और शहरी बच्चों को लेकर के काम किया। तो मेरा एक इस तरह का सपना रहा कि ऐसा कोई परिसर होना चाहिए जहाँ बच्चे और बूढ़े जो दोनों ही अभी प्रॉब्लम में जाते हैं, जिनको स्पेस नहीं मिलता हमारी सोसाइटी में, तो वो एक साथ रहें और एक जगह पे रहें और एक कम्यून होना चाहिए, जहाँ पे इनके बीच में इंटरैक्शन हो और एक पीढ़ी तैयार हो जैसे मैं तैयार हुई। तो ये एक सपना है जो लगता है मेरे बच्चों को भी मिला लेकिन उस हद तक नहीं, जो इस देश के सारे बच्चों को मिलना चाहिए और इस तरह की व्यवस्थाएँ हर जिले में, हर गाँव में इनफैक्ट होनी चाहिए। तो ये मेरा सपना है, ये सरस्वती शिशु मंदिर खत्म हो जाने चाहिए। ये सपना भी है। मैं खत्म करना तो सपना नहीं होना चाहिए आपका, बनाना सपना नहीं होना चाहिए। है, क्योंकि वो मेरा कहना ये ज़हर है कि बाँटने की आप फैक्ट्री है। अगर जो है अगर अगर जो है आपको इसके लिए मैं तो हमारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम से एक समता आदिवासी केंद्र है, 6.5 एकड़ के ऊपर केंद्र है। वहां पर एक वृद्धाश्रम चलता है, वहां पर बच्चों को जोड़ा जा सकता है। तो मैं तो आपको सार्वजनिक तौर पे ऑफर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, ऐसी कई सारी जगह आपको देश में ऑफर की जा सकती हैं, जिसको आप डेवलप करने के लिए आप अपनी तरफ से आप कोशिश करिए, टीम बनाइए। मैं यही मुझे लगता चाहती है हूँ। कि जगह की कमी नहीं है। जगह की कमी नहीं है, लेकिन एक जो टीम वर्क की जरूरत है, शायद उसे डेवलप करने की जरूरत है। तो आपके साथ में बातचीत हुई, बहुत अच्छी हुई, लेकिन इनकम्प्लीट रही। आपके साथ आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुजन संवाद के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और दर्शकों से अनुरोध कि इस आप इंटरव्यू को जो सप्ताह का व्यक्तित्व है, इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जागृति जी